नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर के मॉडल किस तरह से अनसक्सेसफुल रह गए या सक्सेस नहीं हो पाए, क्या रीज़न थे। सेवेरल रीज़न थे जिनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सपोर्ट में दो थ्योरीज भी आप पढ़ चुके हो। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि जिसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था डी ब्रोगली ने, और सेकंड था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शॉर्ट में मैं रिवाइज कर दूं, डी ब्रोगली की थ्योरी वो क्या बोलती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट है वो ड्यूअल बिहेवियर शो कर सकती है, यानी पार्टिकल लाइक और वेव लाइक कैरेक्टर शो कर सकती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैटर भी ड्यूअल बिहेवियर शो करे, यानी वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद में पता लगा कि बहुत कम मास वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटी साइज़ वाले पार्टिकल्स जब हाई स्पीड में मूव करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं। तो जब ये हाई स्पीड में मूव करते हैं तो इनके अंदर वेव लाइक कैरेक्टर भी आ जाता है। मतलब हैं तो ये मैटर, लेकिन इनके अंदर वेव लाइक कैरेक्टर भी आ जाता है। और उसके लिए इनकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला भी दिया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या हम बोल दें कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। उससे आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि साइमल्टेनियसली हम किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए एक साथ वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएँ। यानी दोनों में से किसी एक को ही आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, या तो वेलोसिटी को या पोजीशन को। अगर दोनों में से किसी एक को, अगर दोनों को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं मालूम कर सकते हैं। अगर किसी एक को एक्यूरेसी के साथ में मालूम करना चाहते हो तो दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल के अंदर आप लोग देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हाइजेनबर्ग और मैक्सवेल, इन दोनों ने एक साथ दी थी लेकिन अलग अलग प्लेस पर दी थी। फिर भी श्रोडिंजर एक्चुअली मैक्सवेल की थ्योरीज के बेसिस पर इरविन श्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी दी थी। अब पहले हम डिफरेंस समझें क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया था और उससे रिलेटेड इक्वेशंस वगैरह दी थी, जिनको सॉल्व करने पर हम वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी बड़ी साइज़ के जो मैटर पार्टिकल हैं उन पर ये एप्लीकेबल है। कार है, बस है, इन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब इस क्लासिकल मैकेनिक्स को छोटे पार्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स हमें सही नहीं मिलते हैं। तो फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। इसको जब अप्लाई किया जाता है छोटे पार्टिकल्स पर तो क्या होता है, इनके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक हमको सही मिलते हैं। और एक ख़ास बात, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको आप अप्लाई कर सकते हो जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और रिज़ल्ट हमें सही मिलते हैं। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है श्रोडिंगर के द्वारा जो डेवलप की गई है और उसमें जो इक्वेशंस दी हैं उनको हाइजेनबर्ग के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जब ये श्रोडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दी उसको जब सॉल्व किया जाता है तो अलग अलग पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हमको मिलते हैं। यहाँ आप एक इक्वेशन देख रहे हो
H psi इज इक्वल टू E psi। ये जो त्रिशूल जैसा निशान दिख रहा है आपको, ये साई है जो वेव फंक्शन से रिलेटेड है। और H एक ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, और E एनर्जी वाले सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। हालांकि ये जो इक्वेशन है शॉर्ट फॉर्म में हमको दिखाई गई है, लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन है वो बड़ी इक्वेशन है जिसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इंक्लूड किया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हर तरह की एनर्जी जिसमें अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स, सारे तरह के फोर्स इंक्लूड हो जाते हैं, उनके बेसिस पर एक बड़ी इक्वेशन बनती है जिससे वेव फंक्शंस की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू हमको मिलती है। तो जब अच्छा, एक बात और है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना इंसान के बस की बात नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है, और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो एनर्जी लेवल्स हमको मिलते हैं। अब इसमें आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई और जेड, तो आपको पता है ग्राफ वगैरह हम बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होती है, और उसी के परपेंडिकुलर आप जेड एक्सिस मान लो, और जो ओरिजिन पॉइंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ को इंडिकेट करेगा, और जो ट्रेडिशनल डायरेक्शन में आप जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को वो इंडिकेट करेगा। तो जो ओरिजिन पॉइंट है उसको आप न्यूक्लियस मान लीजिए, और उसके बाद में जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते जाते हैं अलग अलग पॉइंट्स के लिए, सारी डायरेक्शंस के लिए, तो हमको साई की वैल्यूज़ मिलती जाती है। ध्यान देना, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए भी जब हम सॉल्व करते हैं तब भी हमको साई की वैल्यूज़ मिलती है, लेकिन वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है। बजाय इसके क्या किया जाता है, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और आपको पता है कि किसी भी नंबर जो नेगेटिव में है अगर उसको स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसको पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए सॉल्व किया गया। जब उसको सॉल्व किया गया तो हमें एनर्जी लेवल्स मिले, तो जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीन तरह के क्वांटम नंबर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इनको जब सॉल्व किया जाता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में जैसा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके लिए, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उससे इनके अंदर कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी कॉम्प्लिकेसी भी बढ़ती जाएगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर्स की हेल्प ली जाती है। बोर ने अपना जो मॉडल दिया था उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम था, भले ही एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसके लिए दिया था। पर जब बोर से पूछा गया कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मॉडल किस तरह का होगा, तो इसके बारे में कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके थ्रू कॉम्प्लिकेसी बढ़ने के बाद भी, या हम यूँ कह दें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के बाद भी एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी उसको काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वांटम नंबर्स जो जनरेट होते हैं, आपको मैंने बताया कि तीन तरह के क्वांटम नंबर्स जनरेट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लें। क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, आप नोट भी करते जाइएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्वांटम नंबर्स may be defined as a set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in atom, that is
location, energy, the type of orbitals occupied, shape and orientation of that orbital। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती जाएगी। देखिए अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आप इसको शेल भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, जो कि एटम के अंदर उस शेल की या एनर्जी लेवल की जो साइज और एनर्जी को बताता है। यानी जैसे बोर ने जो बताया था ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिनको के एल एम एटसेट्रा उनसे रिप्रेजेंट किया था, बस ऐसा यहाँ पर भी है, लेकिन इसके अंदर शेल के साथ साथ में सब शेल्स भी होती हैं, जो कि सेकंड नंबर का जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा था कि ये जो वैल्यूज़ ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगी, तो शेल्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं के एल एम एन, है ना। लेकिन हम जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स भी होती हैं भाई। ठीक उसी तरह से जैसे घर या मकान होता है तो उस मकान के अंदर कमरे होते हैं और उन कमरों में आप मान लीजिए कि अलमारियां होती हैं और उन अलमारियों के अंदर बुक्स रखी हुई हैं, ये मान लीजिए, तो बुक्स को आप इलेक्ट्रॉन मान लो। तो ऐसा नहीं है कि मकान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या बुक्स हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वो अरेंज्ड होती हैं। बस ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो ये तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की बात हो गई। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से शुरू होती है। ये ध्यान देना, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 0 से शुरू होगी। या आप यूँ कह दीजिए कि इनकी वैल्यू 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगी, n-1 के लेवल तक जाएगी। भाई मान लीजिए हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, चौथे नंबर की जो शेल है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, तो हम अगर उसकी बात कर रहे हैं तो ये फोर्थ शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी टोटल 4 होगी, ये माइंड में रखना। लेकिन कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। तो 0 1 2 एंड 3 तक होगी, ठीक है। टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई। ये कहाँ तक आई, n-1 तक आई। मतलब n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू n-1 यानी 3 तक जाएगी और शुरू कहाँ से होगी, 0 से शुरू होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। एक चीज़ इससे क्लियर हो रही है कि जिस शेल की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर उतनी ही शेल्स होंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि चौथी शेल है, इसके अंदर टोटल सब शेल्स कितनी होगी, वो भी 4 होगी, है ना। और उनके लिए जो एल की वैल्यूज़ है वो 0 1 2 3 होगी। मैं रिपीट करता हूँ, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगी, सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल होगी, थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल होगी, फोर्थ शेल है उसमें 4 सब शेल होगी। और जो फर्स्ट शेल है उसके लिए जो क्वांटम नंबर्स एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। सेकंड शेल है उसके लिए 2 क्वांटम नंबर होंगे एजीमुथल वाले, 0 एंड 1। थर्ड शेल है उसके अंदर 3 सब शेल होगी और इनके लिए रेस्पेक्टिवली वैल्यूज़ 0 1 एंड 2 होगी, यानी टोटल 3 एल की वैल्यूज़ होगी। फोर्थ शेल है उसके लिए टोटल वैल्यूज़ 4 होगी और वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये सब एनर्जी लेवल्स भी हम इनको बोल सकते हैं या सब शेल्स भी बोल सकते हैं। अब इनकी जो वैल्यूज़ है आप इनको देखिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वैल्यूज़ ऑफ एल, ये 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इनके लिए सब शेल के जो नोटेशंस हैं वो रेस्पेक्टिवली
एस पी डी एफ जी एच हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एल की वैल्यू अगर 2 है तो उसका सबशेल नोटेशन क्या होगा, तो वो डी होगा। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेकंड शेल के अंदर जो सेकंड सबशेल है उसका नोटेशन क्या होगा, तो ध्यान देना, सेकंड शेल में सेकंड सबशेल, तो सेकंड सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, 1, क्योंकि फर्स्ट सबशेल के लिए 0 होगी तो सेकंड के लिए 1 हो जाएगी, तो उसका नोटेशन क्या हो जाएगा, पी। फिर आपसे पूछा जाए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओवरऑल नोटेशन जिसके अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी इंक्लूड करेंगे तो वो हो जाएगा 2p, है ना। अगर ये पूछा जाए कि सेकंड शेल के लिए थर्ड सबशेल का नोटेशन क्या होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। रीज़न समझना, सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम सबशेल 2 ही हो सकती है, इसलिए थर्ड सबशेल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर थर्ड शेल के लिए पूछा जाए कि थर्ड शेल में थर्ड सबशेल का नोटेशन क्या होगा, तो आपको पता है उसके लिए L की वैल्यू 2 होगी, तो वो 3D होगा। ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए रेस्पेक्टिवली बताइए कि थर्ड शेल के अंदर कौन कौन सी सबशेल्स हैं रेस्पेक्टिवली, या उनके ओवरऑल नोटेशन क्या होंगे, तो वो 3S 3P और 3D होंगे। ठीक है। इसी तरह से फोर्थ शेल के लिए पूछा जाए सारे नोटेशंस बताइए, तो 4S 4P 4D और 4F यहाँ तक ही होंगे, 4G नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। अगर फिफ्थ शेल है तो उसके अंदर पॉसिबल हो जाएगा, है ना। अब जो मैंने बात अभी आप लोगों को बताई उसी को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये टेबल आप देखिए, इस टेबल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टेबल 2.4, उसके अंदर n की वैल्यू और l की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है। देखो पहले इस कॉलम में ध्यान दो n वाले में कि n की वैल्यू अगर 1 है तो ये भी 1, n की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए वैल्यूज 2 हैं, 3 हैं तो 3 3 3 टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, 4 है तो 4 वैल्यूज़ हैं, है ना। फिर इनको आप आगे l के लिए अप्लाई कीजिए, तो l की वैल्यू आपको पता है कि 0 से शुरू होकर के n-1 तक जाती हैं, यानी फर्स्ट शेल के लिए केवल 0 होगी वैल्यू, सेकंड शेल के लिए 0 एंड 1 होगी। ठीक है। थर्ड शेल के लिए 0 से शुरू होकर के n-1 यानी 2 तक जाएगी, यानी इसके अंदर आप देख रहे हो मैं बात कर रहा हूँ थर्ड जो शेल है उसके लिए 3 सब शेल है। ठीक है। तो L की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, 0 1 एंड 2। आपसे पूछा जाए नोटेशंस क्या है इनके लिए, तो 3S 3P और 3D ये नोटेशंस हो जाएंगे। इसी तरह से फोर्थ शेल के लिए आप सोचिए और बताइए, 0 1 2 3 4 4 सब शेल होगी और इनके नोटेशन रेस्पेक्टिवली 4S 4P 4D एंड 4F होंगे। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आ रहा है वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ध्यान देना, इसको केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्बिटल वर्ड इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे मकान है या घर है उसके अंदर कमरे हैं, कमरों के अंदर अलमारी है। ठीक है। इसी तरह से शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं और सब शेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होंगे। अब जैसे अलमारी के अंदर बुक्स रखी हुई है तो ऐसे ही ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आप मान लीजिए। तो ये थर्ड क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलता है ना। तो इन द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय L वैल्यूज 2L + 1 वैल्यूज ऑफ ML आर पॉसिबल। अब देखो जैसे आप लोगों को ये कहा था कि L की जो वैल्यूज़ हैं वो n पर डिपेंड करती हैं, यानी 0 से लेकर के n-1 तक आएगी
और वो उतनी ही होगी। जैसे 4 शेल है तो L की वैल्यूज़ भी टोटल 4 होगी, लेकिन 0 1 2 3 होगी वो, है ना। अब इसी तरह से पर्टिकुलर किसी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो वैल्यू हम पता कर सकते हैं 2L + 1 को सॉल्व करके। अब जैसे फर्स्ट सबशेल है, ठीक है, जो जिसके लिए L का नोटेशन है 0, यानी S सबशेल, तो आप L की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, तो 2 × 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है यानी P सबशेल के लिए, फिर आप इसको सॉल्व करोगे यानी 2 × 1 + 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से L की वैल्यू 2 है, उसको सॉल्व करोगे तो 5, L की वैल्यू 3 है, उसको सॉल्व करोगे तो 7, L की वैल्यू 4 है, उसको सॉल्व करोगे तो 9। अब इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो इस टेबल से आप समझिए, ये रही टेबल। वैल्यू ऑफ L, देखो यहाँ ध्यान देना, वैल्यू ऑफ L 0 है यानी उसका सबशेल नोटेशन S है, तो S ऑर्बिटल के S सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1, ठीक है, ये 1। तो इसी तरह से L की वैल्यू अगर 1 है तो सबशेल नोटेशन उसका P है, मतलब P सबशेल के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। फिर L की वैल्यू अगर 2 है यानी सबशेल नोटेशन D है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। इसी तरह से F के लिए 7 ऑर्बिटल्स हैं, G के लिए 9 ऑर्बिटल्स हैं, H के लिए 11 ऑर्बिटल्स हैं। हालांकि आप लोगों का जो काम पड़ेगा वो F सबशेल तक ही काम पड़ेगा, G और H की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।